नमस्कार दोस्तों, आर एस अकेडमी में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10th के विज्ञान के पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले उस वीडियो को देखें तब इस वीडियो को देखें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। और यदि आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, आप इसी वीडियो को देखें और तैयारी करें आगे से। तो मैं बताऊँ, मैंने पहली वाली वीडियो में रसायन की जो रिएक्शन थी वो उनके कुछ प्रकार बताए थे टाइप, तो उसमें से मैं फ़िलहाल रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, एक संयोजन अभिक्रिया होती है ना, एक वियोजन अभिक्रिया होती है, एक विस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पर दूसरा वाला आ ही जाता है। और ऊष्मीय अभिक्रिया वगैरह ये सब मैंने बताई थी। आप पिछला वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। मैं टाइम को ना गवाते हुए आगे समझाता हूँ आपको। तो जैसे कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसका क्या मतलब है और ये किस तरह से पेपर में आएंगी, इससे मैं दूसरा एक वीडियो कंप्लीट करूँगा। पहले आप यहाँ समझ लें कि इस समझी हुई विद्या को वहाँ कैसे यूज़ करना है, और पूरे 100 में से 100 मार्क जितने के भी पेपर आए आपका उतने से उतने लेना है। तो मैं आपको वहाँ ट्रेंड कर दूँगा अगली सी वीडियो में, इसी पार्ट की में जो, ठीक है। तो आगे बढ़ूँ मैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का शब्द का मतलब ही है विस्थापन का, कि एक तरह से हटना, दूसरा तत्व में जुड़ना, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करे। और यही इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है ना। जैसे कि मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में, जैसे कि मैंने अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की दो कील अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, तो लोहे की कील में क्या होता है कि आयरन होता है, और वो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देता है और आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है एक्वस अवस्था में। इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी आयरन ने जो काम किया था वो विस्थापन, कॉपर को विस्थापित किया था, तो इसलिए होगा विस्थापन। और इस रिएक्शन को बोल देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। राइट दोस्तों, अगर आप अब तो ये समझ में आ गया होगा। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो और इस तरह से ये चित्र जो बनाया गया है, कई बार पूछा गया पेपर में कि अगर लोहा कॉपर के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, चित्र द्वारा समझाइए, ऐसे भी पूछा गया है। और वो आने वाले क्वेश्चन आंसर को मैं अलग से अच्छे से ट्रेंड करा दूंगा, आप डोंट वरी, चिंता ना करें। चलो, तो आगे मैं बात करूं कि अब ये हुआ क्या इसमें विस्थापन अभिक्रिया में। जैसे कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई बाद में, है ना, और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया। जैसा कि इस चित्र में अभी बताया गया था कि वो जो नीला रंग था कॉपर सल्फेट के विलयन का, वो हरा हो जाता है थोड़ी देर की रिएक्स के लिए अभिक्रिया के बाद में, तो वो आयरन सल्फेट के कारण हो जाता है। और इस रिएक्शन में यही होता है, ठीक है ना। और ये लोहे की जो कील थी उसमें जो उसका भी रंग भूरा हो जाता है इस रिएक्शन के बाद में। ऐसे ही एक और रिएक्शन बताई गई कि विस्थापन अभिक्रिया की, कि जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है, तो क्या होता है कि जिंक भी अधिक क्रियाशील तत्व है, तो वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है। और इसके बाद जो आती है 4वें नंबर पर, चौथे नंबर पर विस्थापन अभिक्रिया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया आती है। द्विविस्थापन शब्द का मतलब है कि विस्थापन तो हो लेकिन दो बार विस्थापित हो, इस तरह की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। समझाऊं इसे, तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब ये आयन क्या होते हैं, यानी मैं बताऊं कि जो भी कोई एलिमेंट्स होता है उसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो छोड़ सकता है और ग्रहण कर सकता है, इसी को आयन कहते हैं। तो जैसे कि वो अगर छोड़ सकता है, अगर वो कोई एलिमेंट्स है जो छोड़ सकता है इलेक्ट्रॉनों को, तो उसको बोलेंगे धनायन, है ना। और जो ग्रहण कर सकता है उसको बोलेंगे ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन, और इस तरह की केमिस्ट्री में जो आगे वर्ड में आगे और कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा कि कैसे कैसे ये कॉम्बिनेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, अष्टक को नियम को पूर्ण करते हैं।
वो आगे मैं और बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन का उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया का कि कैसे 2 बार हुआ। तो जैसे मैं बताऊं कि सोडियम सल्फेट जो है Na2SO2 एक्वस अवस्था में और बेरियम क्लोराइड के विलयन में आपस में मिलाया जाता है इनको। तो होता क्या है कि अभिक्रिया के बाद में जो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। यानी यहाँ देखना, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद विलयन अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सोडियम ने क्लोरीन के साथ क्रिया करके, मतलब सोडियम सल्फर और सोडियम ये अलग अलग हो जाते हैं। वहाँ पर जाके देखना मिल जाते हैं सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कि नमक का सूत्र होता है ना। और ये सल्फाइड यहाँ से मिलकर के Va के साथ यानी बेरिलियम सल्फाइड बना देता है यहाँ आकर के सॉलिड अवस्था में। दोनों की, जबकि दोनों ही विलयन एक्वस अवस्था में थे शुरुआत में। दोनों ही विलयन क्या थे? एक्वस अवस्था में थे शुरुआत में, एक्वस अवस्था यानी जलीय अवस्था में थे। और यहाँ जो आकर के सॉलिड अवस्था में ये बना देता है बेरिलियम सल्फाइड। तो इस अभिक्रिया का यहाँ मोस्टली ध्यान रखना होगा कि अभिक्रिया द्विविस्थापन की कौन सी थी। तो आपको जनरली बता देना है यहाँ कि ये सोडियम सल्फेट और प्लस उसमें सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या बनता है? बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना दोस्त, इतनी सी बात थी। और पूछा जाता है इसी को दूसरे नाम से पूछ ले तो वो बोलता है कि अवक्षेपण क्रिया का नाम दे करके वो पूछ लेता है। कौन सा नाम? अवक्षेपण क्रिया का नाम, यानी ये वाली अभिक्रिया। तो इसको भी आपको वही लिखनी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, बस आपको हेडिंग बदल देनी है, अवक्षेपण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदानों से होता है, इतनी सी बात। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, आगे की तरफ मैं बढ़ूँ तो चलो ठीक है। और अब आता है उपचयन और अपचयन। अब ये क्या होता है तो देखो, तो उपचयन जैसे कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, सीधी सीधी पॉइंट यहाँ से लेंगे। उपचयन शब्द का मतलब है कि ऑक्सीजन की वृद्धि। अब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन होगा। और या फिर उसी बात को ऐसे भी हो सकता है कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास यानी कमी हो, हाइड्रोजन की क्या हो? कमी होगी, तब हम उस कहेंगे कि उपचयन अभिक्रिया हो रही है। और कभी तो ये होता है कि ये दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ भी होती हैं, यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। और मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो मैं बात करूं कैसे कि वो एग्जाम्पल दिया गया कि कार्बन और ऑक्सीजन का दहन दिखाया गया है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना मतलब यहाँ से कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ उपचयन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन की कमी भी हो जाए तब भी हम कहते हैं कि यहाँ भी उपचयन हुआ इस पदार्थ के साथ में। जैसा कि इक्वेशन नंबर 3 में हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से क्रिया करके हीट उत्पन्न करता है। हीट के द्वारा ये क्रिया होती है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और हीट के द्वारा यहाँ से कॉपर में से हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है, यानी हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हो जा रही है? हास्र हो जा रहा है। ठीक है ना। और ऑक्सीजन की वृद्धि कहाँ हो रही है? यहाँ पर H2O में, यानी H के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन थी वो कौन सी रिएक्शन थी? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरी वाली थी कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, यानी ये जो बना देते हैं कॉपर और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ये जो बना लेते हैं। तीसरी वाली यहाँ रिएक्शन में आप देख रहे हैं क्या? कॉपर ऑक्साइड, जो कि बुझा हुआ चूना होता है, यानी जैसे मार्केट से आप लेके आते हैं पेंट करने के लिए दीवारों पे, वो ही होता है ये नॉर्मल। तो चलो मैं ऐसे आगे बढ़ाता हूँ। और इसके बाद आती है अपचयन। अपचयन का मतलब था उपचयन का उल्टा, यानी विपरीत किसका था? उपचयन का। उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और इस समय ऑक्सीजन की ह्रास हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगी। उसी बात को हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये छोटा सा ही अंतर है, 2 पॉइंटों में आप रख सकते हैं। और आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना पेपर में लिखेंगे तो 100/100 मार्क मिलेंगे, ना कि कटने वाली तो बात ही नहीं है। और कुछ फालतू लिख के आएंगे जो कुछ उसने पूछा ही नहीं है, तो उसमें मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं फिर।
ठीक है। तो यहाँ देखना उपचयन क्या मतलब हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, ध्यान रखना, और ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। उसमें हाइड्रोजन की कमी थी और ऑक्सीजन की वृद्धि थी, बस ये अंतर है इसमें उपचयन में। और रिएक्शन देखना, तो रिएक्शन तो मैंने कहा एक ही होती है जनरली। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके ऊष्मा यानी कॉपर अलग हो रहा है, तो कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को आप दोनों को जान चुके होंगे, डिफरेंस को। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से फिर देख लेना, राइट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एकदम सही तरीके से सीख जाओगे। तो मैं आगे बात करूं तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो जाता है, यानी इस अभिक्रिया जो अभी रिएक्शन मैंने दिखाई थी कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। जो मैं बता दिया था कि ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, उसमें हट जाता है, तथा हाइड्रोजन उपचयित होकर, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। उपचयन यानी यहाँ पर ये सब थोड़ा रॉन्ग कर दिया है इसने। उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया दोनों हो रही हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन आंसर है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों ही होते हैं, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि भी होती है किसी तत्व के साथ में, तथा किसी तत्व के साथ में हाइड्रोजन की कमी भी होती है या फिर वृद्धि भी होती है, तो उस दोनों अभिक्रियाओं को ये कह सकते हैं। जनरली आप इस सामान्यतः इसे यूज कर सकते हैं इसी वाली रिएक्शन को, कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्रिया करके कॉपर तथा जल बन का निर्माण करते हैं। बस यही था, नीचे यहाँ बता देना है आपको कि ये वाले एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अपचयन हो रहा है, तथा ये वाले एलिमेंट्स में यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये पार्ट का लास्ट वाला सीजन चल रहा है, मतलब लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आप इसे भी सीखें और आसानी से भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ मैं, कि जिससे बच्चे पर दिमाग पर जोड़ना पड़े याद करने में कभी उसे। ठीक है, तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसने ये कहा हेडिंग ही। और कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या इफेक्ट है इसके, है ना। जनरली लाइफ इज इफेक्टिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो मैं बताऊं कि जैसे कि यहाँ देखना संक्षारण की याद, संक्षारण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्षरण होना, यानी टूट जाना, यानी वहाँ से क्षरण हो जाना, संक्षारण कहलाता है। अब देखे मैं बताऊं, जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये सब संक्षारण के होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। और इसमें उपचयन के द्वारा ही ये क्रिया होती है कि ऑक्सीजन की वृद्धि या कमी होती रहती है। जैसे कि जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है, आर्द्रता शब्द का मतलब होता है कि वायुमंडल में कितना जल वाष्प है उससे संबंधित है आर्द्रता, यानी वायुमंडल में कितनी नमी है। ठीक है, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है, जिसमें धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है तो संचारित हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर लोहे में जंग लग जाए, जैसे यहाँ भी बताया गया है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना तथा संक्षारण के उदाहरण होते हैं। और इस तरह संक्षारण समझ में आ गया होगा कि जंग लगना, चांदी के ऊपर काली वगैरह से वो पड़ जाती है थोड़े दिनों बाद, और तांबे के ऊपर लीले वगैरह से धब्बे से पड़ जाते हैं, वो संक्षारण की तरह होते हैं। यानी वायुमंडल में अगर नमी है और वो भी वायु से क्रिया करके नमी से वो धातु में संचारित हो रही है, तो उसे संक्षारण का एग्जाम्पल मान सकते हैं। अब इसका क्या होता है देखना, यसद लेपन, यानी उसी धातु पर कोई दूसरी परत चढ़ा देते हैं। विद्युत लेपन, विद्युत के द्वारा चढ़ा देते हैं। पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। कई बार पूछा गया है कि संक्षारण से धातुओं को कौन से तरीके से बचाने के, तो यसद लेपन के द्वारा, विद्युत लेपन के द्वारा, पेंट करके संक्षारण से वस्तुओं को बचाया जा सकता है। अब जो अगला पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन, अपचयन और उपचयन का, तो मैं बताऊं यहाँ पर जो है विकृति गंध, ये क्या है। जैसे कि हम जो खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह के एटम्स यानी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व, पोषक तत्व। तो उसमें जो वसा युक्त जो भोजन होता है, पर अब इसी का प्रभाव है इसमें, मतलब इसी में चर्चा है। विकृति गंधा का शब्द का मतलब हुआ कि विकृत हो जाना,
दूसरे रूप में चेंज हो जाना, यानी वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जैसे कि वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन यानी चेंज हो जाता है। इसे विकृति गंधा कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, कोई आपने सब्जी बनाई घर में, इसमें वसा थी और वो वसा और तेल उसमें बनाई होगी वो, और होगी वो, तो वसा का रूप कुछ देर के बाद वायुमंडल से ऑक्सीडेशन या अपचयन अपचयन की क्रिया के द्वारा वो चेंज हो जाती है, यानी वो खराब हो जाती है। इसी पूरे परिवर्तन को बोल देते हैं विकृति गंधा, यानी इसमें गंध आने लगती है। अब इसके उपाय क्या हैं यहाँ पर ये बताया गया है, उसे रोकने के उपाय क्या हैं, क्योंकि ये खराब है वो कर ली चीज़ों को, ठीक है। तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, और प्रतिऑक्सीकारक वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का प्रभाव ही नहीं पड़ता, ऑक्सीजन का कोई भी। अब आता है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। वायुरोधी शब्द का मतलब हुआ कि जिसमें वायु जा नहीं सकती, यानी वायु का विरोध करेंगे वो, और जिसमें वायु नहीं जाएगी तो वो अभिक्रिया होगी नहीं, वायु के द्वारा होती है ये ऑक्सीजन से, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पे आता है यहाँ पर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस की भरा जाए। अब तुम देख रहे हो कि जो मार्केट में चिप्स वगैरह बन के आती हैं तो उनमें भी तो वसा होती है, फैट होता है, लेकिन वो उस पैकिंग में आपने देखा वो फूली सी हुई आती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे और वो नाइट्रोजन गैस से आसानी से वहाँ बनी रहे वो। और नाइट्रोजन गैस से वो क्रिया नहीं करेगी तो वो स्वस्थ एकदम कई सालों तक सही से रखी रहती है, मतलब विकृत नहीं होती है, ठीक है। और शीतलन के द्वारा लास्ट पॉइंट बच जाता है। तो दोस्तों यहाँ ये था लास्ट वाला पॉइंट, और यहाँ कुछ भी नहीं, कच्चा 10 ख़त्म। तो मैं फ़िलहाल में सभी इसका रिवीजन करा देता हूँ एक सिंपल के तौर पर आपको, कि सारी चीज़ें जितना मैंने कराया उसका तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जाना। और जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने अभिकारक और उत्पादों की बात की थी। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनको तो हम बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया में बनाते हैं, जिनके फाइनली जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है ना, ऐसे उनको बोलते हैं उत्पाद। तो इसके बाद अब ये थी कि रासायनिक अभिक्रिया कहाँ कहाँ हो रही थी, तो भोजन का पचना, श्वसन होना, जंग लगना, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी भी पदार्थ का निर्माण होना, यानी केमिकल के द्वारा हो रहा है वो, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे दूध का दही पे बनना, ये सब जो है, ऐसे किसी पदार्थ को हम जलाते तो गैसें निकलती हैं, धुआं वगैरह निकलता है, वो सब रासायनिक क्रिया होती हैं। अब इसी को अगर वो सैम्बल्स के रूप में लिख दे कि हमने क्या क्या जलाया था और क्या क्या बन के निकला था, तो उसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। और उसको ही अगर वो लिख देगा सैम्बल्स के रूप में, यानी ABCD की फॉर्म में, तो उसे फॉर्मूला के रूप में आप भी कह सकते हैं या इक्वेशन के रूप में जान सकते हैं। ये समझा था हमने। इसके बाद हमने समझा था कि ये कहाँ कहाँ हुई क्रिया, जैसे कि इसके द्वारा होता क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हमने जो एलिमेंट्स लिए तो उसकी अवस्था, रंग, तापमान, गैस में, इन सब में परिवर्तन हो, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग चेंज हो जाए, उसका तापमान बदल जाए, उसका गैस सब निकले उसमें से, तो भी हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पर तो मैंने बताया था कि रासायनिक किसी भी समीकरण को उसके फॉर्म में लिख देना, यानी उसी के सैम्बल्स के रूप में उसे लिख देना। तो सैम्बल्स के रूप में, यानी ये समीकरण जो है अभी यहाँ पर, कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कर रहा है, सल्फेट से हाइड्रोजन बन रहा है, तो यहाँ पर सैम्बल्स के रूप में लिख दिया जिंक को, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला लिख दिया H2SO4, है ना। और यहाँ भी जिंक सल्फेट बना रहा है तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये सब रासायनिक समीकरण तैयार कर लिया, और एक तरह से ये शब्द समीकरण था जो यहाँ अभी तैयार हुआ था, ये शब्द समीकरण था ये पूरा वाला। और ये रासायनिक समीकरण यानी सैम्बल्स के रूप में लिख दिया। अभी ये अधूरा है क्योंकि इसकी स्टेट नहीं बताई उन्होंने, बैलेंस वगैरह नहीं बताया, तो इसलिए इसे आगे इसे समझाया जाएगा। चलो मैं आगे रिवीजन कराऊंगा आपका। तो रिवीजन के तौर पे बोलूँ कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये उन्होंने ये बताया फाइनली। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बोल चुका हूँ, आप लिख सकते हैं वहाँ पर इसकी डेफिनेशन। और इसको सब बैलेंस कैसे करना होता है, तो कम से कम 5-6 चरण आते हैं इसके, 5 में से मोस्टली वहाँ हो जाता है, लेकिन 6वें चरण में इसकी फिजिकल स्टेट बता देते हैं, ऐसी भौतिक अवस्था कौन कौन सी है अब फाइनली में हुई है इसकी। जैसे कि कोई सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड होने के बाद वो अगर वो लिक्विड बनता है या फिर गैस बनता है, तो वो सब इसमें लिखना होता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण यहाँ एक लिया कि आयरन को जल के अणुओं से क्रिया कराते हैं, तो आयरन फेरिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है।
तो अब ये इसका बैलेंस नहीं हो पा रहा। यहाँ पर तो बैलेंस करना सिखाया था कि एक पहले चरण में इन डब्बों को बंद कर लेते हैं और दूसरे चरण में जा कर के ये अभिक्रिया को और मतलब एटम्स की गिनती कर लेते हैं और तीसरे चरण में जा कर के उनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं उनके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर एकदम फिक्स मल्टीप्लाई हो जाए, जिससे पता पड़े कि अणुओं की संख्या इधर और दोनों ही साइड मतलब बराबर हैं। दोनों ही साइड यानी इस साइड और इस साइड, यानी ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड, दोनों बराबर होती हैं। अभिकारक इन्हें बोलते हैं और उत्पाद इन्हें बोलते हैं। तो दोनों साइड बराबर होती हैं और इससे बराबर करने के बाद चौथे चरण में तीनों संतुलन हो जाता है। ठीक है, परमाणुओं के चरण कर लेते हैं 3 यहाँ पर आयरन के एटम चाहिए रहते हैं यहाँ और ये यहाँ पर ये, तब ये फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा था Fe3O4 जिसे चलो इसके बाद जो अभिक्रिया 4 चरण में होने के बाद दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, इसके लास्ट ये 5वीं वाली स्टेट आती है उसमें भौतिक अवस्थाओं को लिख देते हैं। तो उसमें सॉलिड के लिए S बना देते हैं। अगर वो कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसके लिए लिक्विड यानी L लिख देते हैं। अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था में है तो उसके लिए G लिख देते हैं। अगर कोई पदार्थ जलीय अवस्था में यानी एक्वस जो जल में घुल सकता है तो एक्वस लिख सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली जो समीकरण आया तो उस समीकरण इसे लिख सकते हैं, ये वाले समीकरण को, ये है बैलेंस हुआ एक समीकरण। ठीक है ना, 3Fe सॉलिड और या फिर S प्लस 4H2O गैस, Fe2O3 सॉलिड प्लस 4H2O, इस समीकरण को एक बैलेंस के तौर पर ले सकते हैं। यहाँ पर गिनेंगे तो इस साइड में और इस साइड में, दोनों ही साइड में आपको परमाणुओं की संख्या समान मिलेगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपकी बात करूँ तो इसमें कुछ परिस्थितियां जैसे कि ताप दाब को भी शामिल कर दिया जाता है कि कितने टेम्परेचर पे अभिक्रिया हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है और इसमें कौन सा तत्व एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है जो बाद में निकल के आ जाता है, उसमें से कुछ भी वो भाग नहीं देता अभिक्रिया में। तो इन सब को मिला करके हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण का बैलेंस हो चुका है। अब आते हैं, मैंने रिवीजन बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि नंबर 1 पे आती है संयोजन अभिक्रिया होती है। तो संयोजन का शब्द का मतलब था ही जुड़ना। जैसे कोई दो से अधिक तत्व मिलकर के कोई एक पदार्थ यानी सिंगल पदार्थ बना लें, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ पर कई सारे उदाहरण दिए गए थे, कोयले का दहन है, जल का निर्माण है, ऐसे करके इसमें बिना बुझा हुआ चूना वगैरह ये सब क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, सिंगल 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 बना रहे हैं। तो इन सब को हम बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो अभिक्रिया आती है वियोजन टाइप की आती है, वियोजन तो वियोजन अभिक्रिया ये आप बोलेंगे ये क्यों नहीं बताइए, तो इसमें ही ये अलग है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, ये टाइप से बाहर है, ये टाइप की अलग है। ठीक है ना। तो ऊष्मा छिपी का मतलब शब्द का होता है कि ऊष्मा जिस अभिक्रिया में पहले से छिपी हुई थी लेकिन ऊष्मा अभिक्रिया के साथ साथ वो ऊष्मा निकलती जा रही है, यानी उत्सर्जन होना मतलब निकलना बाहर, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। अब प्राकृतिक गैस का दहन का उदाहरण बताया कि ऊष्माक्षेपी का उदाहरण बताइए, कई बार पूछा जाता है पेपर में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऐसे करके। और दूसरे टाइप पे जो नंबर पे आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन शब्द का मतलब ही है कि वियोजित होना, यानी एक पदार्थ अपने दो पदार्थों में टूटना, यानी ये पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। पहले जुड़ रहे थे अब वो टूट रहा है, तो किसी के द्वारा टूटेगा। अब वो 3 तरह से टूट सकता है, यानी एक ऊष्मा के द्वारा टूट सकता है, पहला जो पदार्थ मैंने बताया कि ऊष्मा के द्वारा टूट सकता है, कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन हो तो ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे उसको। और जैसे कि ये क्रिया यहाँ पर समझाई गई थी 1 2, ये सारी क्रियाएँ ऊष्मा के द्वारा हो रही थी, तो ऊष्मीय अभिक्रिया होती है। और दूसरा जो मैं बताऊं यहाँ पर आता है विद्युत वियोजन, यानी विद्युत के द्वारा जो वियोजन हो रहा है, लाइट के द्वारा, करंट के द्वारा जो वियोजन हो रहा है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल को बट जाता है, लिक्विड अवस्था में से गैस गैस बन जाते हैं, और ये करंट के द्वारा होता है, इसलिए विद्युत वियोजन हो गया। ठीक है, इसके तो बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। तो प्रकाशीय वियोजन में जैसे प्रकाश के द्वारा जो रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पर बताई जा रही है प्रकाश के द्वारा ये रिएक्शन हो रही है, तो प्रकाशीय वियोजन होता है। आप फर्स्ट वीडियो मैंने ये बताया था, आप अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो जस्ट आगे बढ़ रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा का जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा को शोषण की ज़रूरत पड़ती है अवशोषित करने की, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। राइट, इसको लिख लेना, पेस्ट वीडियो में समझाया था।
तो जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है वो, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया के जैसे हमने टाइप पढ़े थे कि ऊष्मा के लिए हो रही थी, प्रकाश की हो रही थी, वियोजन हो रहा, विद्युत का हो रहा था, वो सब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं हम उनको। उसके बाद हम आते हैं विस्थापन अभिक्रिया पर। सॉरी, ये क्या हो गया यार। तो इसके बाद तीसरा जो टाइप आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तो यहाँ से मैंने भी समझा ही दिया इस वीडियो में। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को विस्थापित कर देना, और उसी वीडियो का आप थोड़ा सा वहाँ पर देख लेंगे। एक बार उस विस्थापन अभिक्रिया देखी हमने, इसके बाद 2 बार विस्थापित हो जाए, यानी आयनों का आदान प्रदान हो जाए बीच में, कि सोडियम ने क्लोरीन से क्रिया करी, और क्लोरीन और बचा बैरियम यानी इसने सल्फेट से क्रिया करके आयनों का आदान प्रदान हुआ, दोनों अलग अलग तत्व बन जाते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद उपचयन अपचयन मैंने अभी समझा दिया है ये आपको, कि ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन बोलेंगे इसे, और ऑक्सीजन का कमी हो जाए तो उसे 2 पॉइंट आते हैं इसमें, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी। और वहाँ भी एक और पॉइंट आता है कि अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कमी हो जाए, माने ऑक्सीजन की कमी, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, और उसमें हाइड्रोजन की कमी थी और ऑक्सीजन की वृद्धि थी। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं इस बात को कि क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन अभिक्रिया। चलो, तो इसके बाद मैंने ये जो कराने के बाद संचालन किया, दैनिक जीवन में इसका क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो संचालन वगैरह होता है, विकृति, गंधा, ये सब जो समझा दिया गया कि ये सब क्या है। इसके बाद नेक्स्ट इसके उपाय क्या हैं। बस इस पार्ट में यही था दोस्तों, मैंने समझा दिया पूरा पार्ट। अब फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन बनने के कितने भी चांस होंगे आप कर देंगे, लेकिन मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, उस समय स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन आंसर से, A to Z क्वेश्चन आंसर करके चलेंगे तसल्ली से, A to Z क्वेश्चन आंसर। और रिवीजन के तौर पे यानी समझने के तौर पे पार्ट में इतना ही था सिलेबस में, जितना मैंने समझा दिया है। तो थैंक्स दोस्तों। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें लेके आऊँगा क्वेश्चन आंसर इसके कैसे फिल करने हैं। और जो भाई इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें फेस टू फेस इंग्लिश होगी, प्योरिटी इंग्लिश होगी, तो उसको समझाने का प्रयास कर दूँगा। तो ये अभी जो वीडियो तैयार किया मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए CBSE के बच्चों की थोड़ी संख्या कम मुझे जान लग रही है, तो उसके लिए अब इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और ये विशेष मिलेंगे एकदम एक्सपर्ट की तरह। तो दोस्तों अभी मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी में। तब तक ना टेक केयर।